Hello students, we were doing chapter 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and as I told you, the chapter is lengthy. So for the better understanding of the chapter, we have divided the chapter into three parts. In the first part we did some part of the chapter, in the second part we did another part of the chapter, and now it is the third part, and it is also the last part of the chapter. So let's continue. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो मंडेला सेज हियर कि जब इवन मुश्किल से मुश्किल दौर में, ग्रिमेस्ट का मतलब टफेस्ट, तो इवन मुश्किल से मुश्किल दौर में जब वो प्रिजन में थे और वो और उनके साथी कॉमरेड्स यानी साथी जब प्रिजन में थे और जब हमारे साथ एकदम हद कर दी जाती थी, बहुत ज़्यादा एकदम पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाता था, तो तब और जब प्रिजन में है तो जाहिर है कि कोई बहुत अच्छे से तो रखेगा नहीं, तो वहाँ पे उस तरह से पनिशमेंट भी मिलती होगी। तो जब वो उनको एकदम हद पार हो जाती थी, तब भी एक इंसानियत की किसी भी एक गार्ड्स वहाँ पे जो होते हैं प्रिजन में, जेल में जो गार्ड्स हैं, तो उनकी जब भी उनके नज़र में जब वो थोड़ा भी गार्ड से अगर इंसानियत की थोड़ी सी भी झलक मिल जाती थी, तो भले वो कुछ सेकंड्स के लिए ही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था उनके लिए कि एक इंसानियत का थोड़ा सा भी झलकना, कोई उनके लिए थोड़ा सा भी सिंपथाइज हो जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा उससे इनको ताकत मिलती थी और हौसला मिलता था कि ताकि आगे वो अपनी इस जो क्या थी, जो स्ट्रगल थी अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, तो उसको वो कंटिन्यू कर सकें। उससे उनको बहुत ज़्यादा हौसला मिलता था उस इंसानियत वाली झलक से। और फर्दर ही सेज कि इंसान की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है, एक लॉ की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जो बुझी तो रह सकती है पर छुपी तो रह सकती, सॉरी, जो इंसान की अच्छाई है वो एक लॉ की तरह है, फ्लेम की तरह है, जो कि छुप तो रह सकती है, छुपी रह सकती है कुछ देर के लिए, हो सकता है कि अभी ना जाहिर हो रहा हो, पर कभी बुझ नहीं सकती है, वो रहती ही है। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. So here Nelson Mandela says कि ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, दो तरह के फ़राइज़ होते हैं। पहला जो फ़राइज़ होते हैं वो होते हैं किसी भी इंसान के फैमिली से रिलेटेड, उसके पेरेंट्स से रिलेटेड, उसके वाइफ और बच्चों से रिलेटेड उनकी ज़िम्मेदारियां होती हैं, कुछ फ़राइज़ होते हैं। और दूसरी जो ज़िम्मेदारी होती है वो उसके लोगों के लिए ज़िम्मेदारी होती है, उसकी ख़ुद की कम्युनिटी के लिए एक ज़िम्मेदारी होती है, उसकी कंट्री के लिए एक ज़िम्मेदारी होती है, कुछ फ़राइज़ होते हैं। और जो सिविल और ह्यूमन्स, जहाँ पे इंसानियत है, जहाँ पे सब बहुत अच्छे से हैप्पी गोइंग है, तो हर इंसान इस तरह के माहौल में जहाँ पे इंसानियत है, जहाँ पे लोग हैप्पी गोइंग हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में हर इंसान केपेबल है अपनी उन फ़राइज़ को पूरा करने के लिए, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग केपेबल है उन फ़राइज़ को पूरा करने के लिए। एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में जहाँ पे इंसानियत है वहाँ पे तो ये पॉसिबल है, लेकिन but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. Here he says कि लेकिन एक कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम जो है प्रिवेलेंट है, तो इस
एक कंट्री साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये लगभग नामुमकिन जैसा है कि इंसान के लिए, मुझ जैसे इंसान के लिए और मुझ जैसे कलर वाले इंसान के लिए, यानी डार्क स्किन कलर्ड, ब्लैक स्किन कलर्ड पीपल के लिए ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है कि अपने दोनों फ़राइज़ वो पूरी कर सके। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अगर एक बंदा जिसकी डार्क स्किन है, अ मैन ऑफ कलर मतलब जिसकी डार्क स्किन है, जो ब्लैक पीपल हैं, अगर वो सिर्फ इंसान की तरह भी रहना चाहते हैं तो भी उनको पनिश किया जाता है, उनको आइसोलेट अलग थलग कर दिया जाता है। अब हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग की तरह भी रहने को उनको अलाउ नहीं किया जाता था। अर्लियर यू हैव बीन टोल्ड कि जो अपार्थेड सिस्टम प्रिवलेंट थी साउथ अफ्रीका में उस टाइम, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनको बहुत सारे चीज़ों से, उनके बहुत सारे राइट्स से उनको डिप्राइव कर दिया जाता था। तो इसलिए ये बात कही गई है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब अगर साउथ अफ्रीका में एक बंदा जो कि डार्क स्किन है, एक बंदा जो कि ब्लैक स्किन है, अगर वो चाहता अपने लोगों को से रिलेटेड, अपने लोगों से रिलेटेड, अगर अपनी कम्युनिटी के लिए जीना चाहता है, अगर अपने कंट्री के लिए जीना चाहता है, तो ये क्या था, नामुमकिन था। क्यों नामुमकिन था? क्योंकि आपको पता है, आपसे बताई गई है ये बात कि उनको बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, वो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते थे। ब्लैक स्किन पीपल को अलाउ नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में जाएं, और तभी तो वो अपने लोगों के लिए अच्छा कर सकेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, कोई भी तभी तो अच्छा कर सकता है जबकि वो इस फील्ड में जाए, उसको पॉलिटिकल राइट्स मिले उसको। तो अगर कोई बंदा, अगर कोई ब्लैक स्किन पीपल ऐसा चाहता था कि वो अपने लोगों के लिए अच्छा कर सके, तो उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था, अपने घर से उसको अलग कर दिया जाता था, और उसको एक बागी का, एक उसको बागी कहा जाता था, उसको रिबल कहा जाता था, और उसकी जो लाइफ है वो सिक्रेसी में, मतलब एक अंधेरे में उसकी ज़िंदगी कर दी जाती थी। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इससे पहले वाली स्लाइड में आपने सुना कि ये कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगियों में दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो तरह के फ़राइज़ होते हैं जो उसको फुलफ़िल करने होते हैं। एक उसकी फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, वाइफ से रिलेटेड होता है, दूसरा उनके पीपल, कम्युनिटी और कंट्री के लिए होता है। जो नॉर्मल इंसान, जो इंसान एक सिविलाइज्ड इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो उसके लिए तो ये बहुत ईजी है कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल कर पाए, पर साउथ अफ्रीका में ये नामुमकिन है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई चाहेगा कि अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए ब्लैक स्किन पीपल कुछ करें, तो उनको कैसे, यहाँ पे तो आपको बताया ना कि 27 ईयर्स इन्होंने जेल में स्पेंड किया, तो उसको इस तरह से फैमिली से अलग कर दिया जाता था और उसको बागी यानी रिबेल कहा जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. तो ये कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शुरू में मैंने ऐसा चूज़ नहीं किया कि मैं अपने लोगों को अपने फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा। वो शुरू में अपने फैमिली को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो अपने लोगों को अपने फैमिली के कंपैरेटिव ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन अपने लोगों को सर्व करने की कोशिश में उनको ये एहसास हुआ कि वो अपनी जो उनके जो ऑब्लिगेशंस है, एक बेटे की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से और फादर एंड हस्बैंड की हैसियत से, वो इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि उनको प्रिजन में जब रहना है, तो कैसे वो एक अच्छे बेटे, एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छा ब्रदर बन सकते हैं। तो यही कहा गया कि जब वो पहले तो उन्होंने फैमिली को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि अगर वो अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं तो अपने फैमिली को नहीं सर्व कर पाएंगे। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, free to run in the fields near my mother's hut,
free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. Here he says कि मैं इस आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। कोई भी बच्चा आज़ाद ही होता है और फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद थे। दैट आई कुड नो, हर जो भी तरीके हो सकते हैं, मतलब मैं जो चाहता था बचपन में, मैं जो चाहता था वो सारी चीज़ें करता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी मदर के हट के मदर के हट के पास जो भी फील्ड्स वगैरह थे उसमें वो ईजिली दौड़ भाग कर सकते थे, दौड़ते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो क्या थे नदी झरने थे उसमें वो ईजिली उसमें स्विम कर सकते थे, तैर सकते थे, वो झरने जो कि उनके विलेज से होकर गुजरते थे। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और आज़ाद थे कि वो ग्रेन्स वगैरह जो हैं, जो भी ग्रेन होते हैं उनको रात में उन ग्रेन को रोस्ट करके यानी भून के खाते थे। और किस चीज़ के लिए फ्री थे? एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो फ्री थे कि वो ईजिली बुल्स के बैक पे ईजिली स्लो मूविंग जो धीरे धीरे जो बुल्स चलते हैं उन बुल्स पे, उन बैलों की पीठ पे आराम से ये क्या करते थे, बैठ जाते थे, राइड करते थे उनके। तो वो जब वो ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत से ही उनको आज़ादी की भूख थी, वो आज़ाद पैदा हुए थे हर तरह से, हर वो जो भी वो चाहते थे वो चीज़ वो कर लेते थे, तो वो हर तरह से आज़ाद ही पैदा हुए थे। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए उसके फादर के इंस्ट्रक्शंस, उसके कमांड्स ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से आज़ाद था तब तक जब तक कि मेरे फादर जो भी कहते थे मैं उसको मानता था, और जो भी मेरी ट्राइब थी उसके जो कस्टम थे, उसके जो रीति रिवाज थे उनको मैं फुलफ़िल करता था, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था कि क्या नॉर्म्स हैं, क्या मतलब उस छोटी सी दुनिया के बाहर क्या लॉ है और क्या रेगुलेशंस है जो कि मैन या गॉड के ज़रिए बनाई गई है। और मतलब मेरी छोटी सी दुनिया थी, मैं उसमें पूरी तरह से आज़ाद था। जो भी एक आध चीज़ें थी जैसे फादर को ओबे करना या जो भी मेरे ट्राइब्स थे उसके कस्टम्स को फुलफ़िल करना, और उसके अलावा मैं पूरी तरह से आज़ाद था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो जब बचपन में तो सिर्फ इतना था कि भाई पापा से डर लगता है या जो भी इंस्ट्रक्शंस है, कमांड्स है, उनको फुलफ़िल करना है, तो वो कर लिया और लगता था कि हम बहुत आज़ाद हैं। जब बड़े हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, जब चीज़ों को समझना शुरू किया तो उनको एहसास हुआ कि जो ये हमारी आज़ादी है, जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत आज़ाद हैं, हम कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, तो वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक झांसा है, एक ऐसी चीज़ जो है ही नहीं। तब उनको एहसास हुआ, एज ए यंग मैन जब उनको एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी तो मुझसे बहुत पहले ही ले ली गई है, और तब उसके लिए उस आज़ादी को हासिल करने की भूख उनमें पैदा हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. शुरू में जब वो स्टूडेंट थे तो उनको बहुत बेसिक सी आज़ादी चाहिए थी, सिर्फ खुद के लिए आज़ादी चाहिए थी, और ऐसी आज़ादी जो बहुत ही टेम्प्रेरी आज़ादी होती है। तो उनको क्या आज़ादी चाहिए थी? जब वो रात को बाहर रुकना चाहते हैं तो रुक सकें, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें, और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकें। लेकिन उसके बाद एज ए यंग मैन जब जोहान्सबर्ग में वो थे तो वो क्या करने लगे, वो बहुत बेसिक चीज़ों के लिए कि यह जो ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं, यानी अपने पोटेंशियल जो वो करना चाहते हैं वो उस चीज़ को परसीव कर सकें, जिससे वो शादी करना चाहते हैं वो कर सकें, अपनी फैमिली अपने अकॉर्डिंग रख सकें,
और एक ऐसी फ्रीडम चाहिए थी कि अगर कोई लॉफुल लाइफ, वो कोई कानून अगर नहीं तोड़ रहे हैं तो उनको परेशान नहीं किया जाए, इस तरह की आज़ादी उनको चाहिए थी. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. शुरू में तो जो वो करना चाहते थे बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जिसके लिए वो आज़ादी चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको एहसास हुआ, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये सिर्फ वो नहीं है जो वो आज़ाद नहीं है, बल्कि उनके जैसे उनके भाई, उनके बहन, वो सब आज़ाद नहीं थे. उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी आज़ादी कम कर दी गई है, उनकी आज़ादी कर्टेल है, कर्टेल मतलब रिड्यूस, तो सिर्फ उनकी आज़ादी कम नहीं थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. यानी जब सिर्फ ऐसा नहीं कि उनकी आज़ादी रिस्ट्रिक्टेड थी, वो सारे लोग जो उनके जैसे दिखते थे, जो ब्लैक्स थे, जो ब्लैक स्किन पीपल थे, उन सारे लोगों की आज़ादी जो थी क्या थी, रिड्यूस थी, कम थी. दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और तभी नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और जब उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तभी आज़ादी के लिए जो उनकी खुद की भूख थी वो क्या हो गई, वो ग्रेटर हंगर, और ज़्यादा भूख बन गई, और ये तब कलेक्टिव हो गया कि मुझे अपने लोगों के लिए भी आज़ादी चाहिए. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ये आज़ादी की ही इच्छा थी, अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा थी, एक ऐसी आज़ादी जिसमें इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो रह सके, और उसी की वजह से उनकी ज़िंदगी, नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी बनी. That transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और ये खुद अपने लोगों की आज़ादी की ही इच्छा थी जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बनी. पहले वो क्या थे, फ्राइटन यंग मैन थे, लेकिन वो चाहत थी कि उनको अपने लोगों के लिए आज़ादी चाहिए, और उसकी वजह से वो बोल्ड बन गए. पहले वो लॉ अबाइडिंग थी, जो भी रूल था उसको फॉलो करते थे, लेकिन सिंस उनको अपने लोगों की आज़ादी चाहिए थी, और इसी के लिए वो क्या हो गए, क्रिमिनल कहे जाने लगे. दैट टर्न्ड, और यही वजह थी कि एक ऐसा हस्बैंड जो कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था, अब क्या हो गया, बेघर हो गया. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, तो सिर्फ ये इच्छा ही थी, ये इच्छा अपने लोगों की आज़ादी की इच्छा ही थी, जिसकी वजह से एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था, मॉन्क की तरह रहने लगा, साधुओं की तरह रहने लगा. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मंडेला here says कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग है, जो भी एक कॉमन बंदा हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग है, पर उनको ये एहसास हुआ कि वो छोटी छोटी भी जो भी लिमिटेड फ्रीडम्स हैं, या छोटी छोटी भी जो चीज़ें उनको मिल रही है, उन चीज़ों को वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं जब वो देखते हैं कि उनके लोग आज़ाद नहीं हैं, उनके पीपल आज़ाद नहीं हैं. फ्रीडम इज़ इनडिवाइसिबल. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो ये कह रहे हैं कि जो ये आज़ादी थी ये कलेक्टिव थिंग थी. अगर वो किसी भी एक इंसान पे चेन देखते थे, रुकावट देखते थे, रोक देखते थे, तो वो उनको एहसास होता था कि ये पूरी जो चेन है, ये जो पूरी रुकावट है, बाउंडेशंस हैं, ये उनके पूरे लोगों के लिए, और उनके लोगों पर बाउंडेशंस होने का मतलब है कि ये बाउंडेशन खुद उन पे भी है. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed.
A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे पता था कि जो ऑपरेसर है वो भी आज़ाद नहीं है। ऑपरेसर मतलब जो किसी की आज़ादी को रोकता है, जो किसी को दबाने की कोशिश करता है, वो भी आज़ाद नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जिसको दबाया जाता है, जिस पर रोक टोक की जाती है, वो तो खैर आज़ाद है ही नहीं, और जो दबाता है वो भी आज़ाद नहीं है। वो अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और एक ऐसा बंदा जो बिना किसी रीज़न के किसी बंदे की आज़ादी को छीनता है, वो क्या है, वो हेट्रेड का प्रिजनर है। यानी उसको नफरत पसंद है, उसके ऊपर, उसके जहन पर नफरत का कब्जा हो गया है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। यानी वो लॉक हो गया है बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस, यानी बिना किसी रीज़न के अगर किसी से नफरत हो रही तो उसका भी तो जहन खाली नहीं है। और ये उसकी क्या दिखाती, नैरो माइंडेडनेस, उसकी जहनियत दिखाती है कि वो किस तरह से, उसका प्योर थॉट नहीं है, पायस थॉट नहीं है। तो वो भी क्या है, इस तरह की एक हेट्रेड से उसका पूरा जो माइंड है वो पूरा एकदम फिल्ड है हेट्रेड से। तो वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी नेचर की सिंपल चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो मैं अगर किसी की आज़ादी लेता हूँ किसी और से, मैं उसकी आज़ादी अगर छीनता हूँ, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। मैं भी तो उस थॉट से कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे इसको कंट्रोल करना है, तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली जाए, तो अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली जाती तो अब तो मैं आज़ाद हूँ ही नहीं। लेकिन अगर मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं किसी से उसकी फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं एक हेट्रेड वाली थॉट से कंटिन्यूसली मेरा माइंड जो है ऑक्यूपाइड है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो भी ऑपरेस्ड है और जो ऑपरेसर है वो दोनों एक साथ ही हैं, वो दोनों क्या है, एक तरह से कैद है। जिस पे रोक टोक की गई है वो तो कैद है ही है, वो तो रिस्ट्रिक्टेड है ही है। लेकिन जो रोक टोक कर रहा है वो भी क्या है, वो भी फ्री माइंडेड नहीं है, वो भी इस तरह की हेट्रेड वाली, इस तरह की प्रेजुडिस वाली थॉट से क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो इससे आगे नहीं सोच पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये इस तरह से करके इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करके उन दोनों लोगों का भला किया। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आई होगी। आप खुद से भी एक बार रीडिंग करिए और देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं समझ में आती तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।